नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आज मैं एक छोटी सी और बहुत बड़ी घटना, जिसका आयाम बहुत बड़ा है, उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले हम एक छोटी सी उस घटना का उल्लेख भी करना चाहेंगे। बनारस की वो घटना है। घटना कुछ इस संदर्भ में है कि एक 53 साल की एक महिला, जिसके पति का देहावसान कोरोना काल में हो गया था, वो बनारस के डाफी टोल प्लाजा के पास गंगाराम हॉस्पिटल में किसी मरीज को देखने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चला। वो न तो हॉस्पिटल पहुंची और न ही वापस घर लौटी। उनका एक मोबाइल था जो किसी एक नशेड़ी व्यक्ति के पास मिला। जब एक दिन बीत गया तो उनके बेटे ने लंका थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और सोशल मीडिया पर भी ये बार बार इसको प्रसारित किया गया कि लोग जिन किसी को भी वो महिला नजर आए, उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की कृपा करें। एक मोबाइल नंबर भी दिया था। लेकिन दूसरे दिन ये पता चलता है कि लंका थाना क्षेत्र के शिवधाम नगर कॉलोनी रमना में किराए पर रहने वाली स्मिता शर्मा, जिनकी की उम्र 53 वर्ष थी, शनिवार को घर से अपने एक परिचित को डाफी स्थित अस्पताल जाने के लिए ई रिक्शा से निकली थी। भगवानपुर छित्तपुर इलाके का रहने वाला ई रिक्शा चालक रवि मुसहर महिला को लेकर जाते समय बजबजा प्लांट में पहुंचने पर महिला की हत्या कर उनके शरीर से जो भी जेवरात थे, नकदी थे, वो उसने अपने कब्जे में ले लिए और साथ ही ईंट से सिर पर वार करके महिला की हत्या कर दी। उसके बाद शव को 50 मीटर दूर तक घसीट कर ले जाकर एक झाड़ी में छुपा दिया। पुलिस ने शनिवार को महिला के बेटे निखिल शर्मा की शिकायत पर गुमशुदगी दर्ज की थी। हत्या आरोपी ई रिक्शा चालक महिला को लेकर जाते समय सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर महिला का शव रविवार को बजबजा प्लांट के पीछे झाड़ी के पास से बरामद किया। महिला के पति कुलदीप शर्मा देहरादून में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जिनकी की जैसा मैंने बताया कि कोरोना काल में उनकी मौत हो गई। बेटी कनिका MBA करके लॉ की पढ़ाई करती है। महिला बनपुरवा रमना में जमीन खरीदकर मकान बनवा रही थी। पिछले 1 साल से शिवधाम नगर कॉलोनी में किराए पर रहती थी। मृतक स्मिता की ससुराल दिल्ली कैंट में है। मायका चंदौली जिले के चकिया थाना क्षेत्र के अमराव गांव की। मौके पर डीसीपी काशी जोन गौरव बांसवाल, ACP भेलुपुर धनंजय मिश्रा, इंस्पेक्टर लंका, फॉरेंसिक टीम सब पहुंच गए। इस घटना का जिक्र मैंने इसलिए किया कि इस घटना से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है जिस पर कि मैं आप सबसे आज चर्चा करने के लिए मुखातिब हुआ हूं। घटना कहने को बहुत छोटी भी है और इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक
राजनीतिक कारण है। एक समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि इसके सामाजिक कारण हैं, आर्थिक कारण हैं और राजनीतिक कारण हैं। पिछले 10 सालों में देश की आर्थिक स्थिति इतनी से बदतर हुई है, लोग भूख, बेगारी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में कुछ साल पहले, शायद 2016 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बनारस में ई रिक्शा शुरू कराया था, उसके बाद से बनारस में ई रिक्शा की बाढ़ आ गई। बहुत से लाइसेंसी और उससे कई गुना ज्यादा गैर लाइसेंसी ई रिक्शा सड़कों पर आ गए, जिसके चलते ट्रैफिक जाम की भी स्थिति पैदा होने लगी। लगातार हर आदमी के निगाह में, हर आदमी के जुबान पर ई रिक्शा वालों के को लेकर के कोई अच्छी धारणा नहीं बन रही थी। लोग परेशान थे ट्रैफिक समस्या को लेकर के। तो हाल के दिनों में, अभी कुछ ही दिन हुआ, बनारस पुलिस कमिश्नरेट ने और यातायात विभाग देखने वाले लोगों ने इन ई रिक्शा के लिए एक रूट मैप बनाया और ये तय हुआ कि जिन लोगों के रिक्शों पर एक QR कोड लगाया जाएगा और उस कोड के अनुसार ही वो अपने अपने क्षेत्र में रिक्शा चलाएंगे। जब 2016 में ई रिक्शा शुरू हुआ और उसके बाद से, जैसा मैंने बताया कि उसका कोई नियम माई बाप नहीं था, पूरे शहर में केवल ई रिक्शा दिखाई देता था। गलियों में, सड़कों पर, मुख्य मार्गों पर, चारों तरफ जहां तहां उनका समूह एकत्र हो जाता था, जिसके चलते मैंने एक तरह से कहिए कि ई रिक्शा चालकों के लिए कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था। वो जहां चाहते थे वहां घूमते थे, सवारी बैठाते थे। बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनसे मुंह मांगा किराया भी वसूलते थे। पूरी मनमानी थी उनकी और ये छूट शासन प्रशासन की ओर से ही दी गई थी। लेकिन जब से ये नया रूट चार्ट बना, रूट मैप बना, QR कोड लगा, इसका काफी विरोध हुआ। रूट मैप बनने के बाद, जैसा मैंने बताया कि वो सीमित दायरे में उनको सीमित कर दिया गया, कुछ कि ये वहीं चलेंगे, वो वहीं चलेंगे, अलग अलग। इसके बाद से उनकी आय काफी घट गई। आपको ये भी बता दें कि रूट मैप बनने के बाद जब स्थिति इतनी खराब हो गई कि आय उनकी घटी, तो बहुत मेरे पास ऐसी सूचनाएं हैं कि बहुत से ई रिक्शा वालों ने आत्महत्या कर ली। और अब ये एक हत्या का मामला सामने आया है। ये निश्चित तौर पर अपराध का मामला है, लेकिन इसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण इसके पीछे हैं। मुझे याद है कि आज से 25-30 साल पहले पुलिस में भी इस तरह का एक विंग होता था, जो कि किसी भी हत्या के पीछे की कारण क्या है, किसी भी आत्महत्या के पीछे वजह क्या है, इसकी पूरी जांच करता था। देश के नामचीन समाजशास्त्री इसकी विवेचना करते थे, अध्ययन करते थे और अपनी टिप्पणियां रखते थे। आज वो सारी चीजें बहुत पीछे चली गई हैं।
आलम यह है, जैसा मैंने बताया, कि पिछले 10 सालों के भीतर भूख, बेगारी और बेरोजगारी ने हर इंसान को तोड़ करके रख दिया है। आप केवल उनको 5 किलो अनाज देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसान को काम चाहिए और काम के बदले दाम चाहिए। वो पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है। शायद गिने चुने लोग होंगे जो मुफ्त की रोटी पसंद करते हो। ऐसे में जब काम खत्म, छिन गया उनसे, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री होल्डर हैं, कई टेक्निकल बैचलर हैं, मास्टर डिग्री होल्डर हैं, छोटी छोटी नौकरियों के लिए इन लोग आवेदन करते हैं, लेकिन मायूसी ही हाथ लगती है। ऐसे में जब आपके पास 2 वक्त की रोटी जुगाड़ने का भी इंतजाम नहीं है, सालों साल आप लगातार विभिन्न परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, लेकिन उसका सकारात्मक परिणाम आपके पक्ष में नहीं आ रहा है, वो उसकी चाहे जो भी वजह हो, बहुत सारी चीजें हैं उसके पीछे। ऐसे में या तो वो युवा वर्ग हो या प्रौढ़ हो, यहां तक कि बनारस में बहुत से वृद्ध ई रिक्शा चलाते हुए मिल जाएंगे। वजह है कि उनका अपना एक परिवार है, बच्चे हैं, बच्चों की शिक्षा, अगर वो शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं तो उनके पास भी कोई काम नहीं है, बेटियां हैं, उनके हाथ पीले करने हैं। जब 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो बेटी के हाथ कैसे पीले हों? इन तमाम मजबूरियों के बीच वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। ई रिक्शा एक ऐसा साधन था जिसमें बहुत ज़्यादा आपको शारीरिक श्रम नहीं करना था, लिहाजा वो लोग ई रिक्शा चलाने के लिए चले आए। युवा बेरोजगार जो है वो उसने ई रिक्शा को चलाना शुरू किया क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। वो ई रिक्शा के पास चलाया। बावजूद इसके जब आय घटती गई तो उनके पास अवसाद में जाने का एक बड़ा कारण मिला। हम ये भले कहें कि आप अपनी दुश्चिंताओं पर ज्यादा फोकस न करें, परिश्रम करें, खुश रहें। आपको अगर कोई दिक्कत है तो अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से, जिनसे आपको लगता है कि उनसे आप बात करेंगे तो आपका दर्द, आपकी पीड़ा थोड़ी कम होगी, उनसे आप बात कर सकते हैं। मनोचिकित्सक से आप बात कर सकते हैं। ये सारी राय मनोचिकित्सकों की तरफ से ही आती हैं। लेकिन इंसान जब टूटता है भूख से, बेगारी से, बेरोजगारी से, आर्थिक तंगी से, तो उसके पास सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। इसमें कुछ लोग अवसाद में आकर के आत्महत्या करते हैं और जो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते वो किसी दूसरे पर कातिलाना हमला करते हैं। उन्हें जो कुछ भी दिखाई देता है वो लूटने की कोशिश करते हैं। ये अपराध का ग्राफ
जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, उसके पीछे और कोई वजह नहीं है। सत्ता चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उत्तर प्रदेश हो, बनारस हो या देश का कोई कोना हो, हर तरफ भूख, बेकारी और महंगाई हर तरफ है। और हर देश के पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक ऐसा कोई राज्य नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई टाउन नहीं जहां पर ये समस्या न हो। लिहाजा और ऊपर से कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर इतनी कटु इतनी कटुता पैदा की जा रही है, वो घृणा, वो नफरत। अभी बहराइच का मामला आपने देखा, उसके पहले हाथरस का मामला आपने देखा। चारों तरफ अभी बिहार में, इन सब के बावजूद बिहार में एक धर्म यात्रा निकाली गई, समुदाय विशेष को लेकर के, समुदाय विशेष को लक्ष्य करके। तो ये जो इस तरह का जो माहौल बन रहा है, इस तरह का जो वातावरण बन रहा है, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो हम जिस अवसाद में जी रहे हैं उसमें दो ही चीजें आती हैं। या तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएं या दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। दरअसल इतना ही नहीं है, निश्चित तौर पर जो सत्ताधारी दल की तरफ से प्रसारित किया जा रहा है कि देश तेजी से बदल रहा है, वास्तव में बदल रहा है और काफी हद तक बदल चुका है। हिंदुस्तान दो हिस्सों में बंट चुका है, एकदम से बढ़ चुका है। गैर बराबरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूरदर्शन हो या दूरदर्शन से मेरा सरोकार टीवी चैनल्स पर हैं, वो चाहे समाचार हो, चाहे वो सीरियल्स हो, चाहे वो सिनेमा बनाए जा रहे हो, उसमें आपको जो स्वप्न दिखाए जा रहे हैं, वो जो एक बड़ा वर्ग विकसित भारत का जो तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है, उससे आपके मन में एक चीज तो आएगी ही कि हम भी इस तरह से अपने आप को बनाएं, हमारा भी सामाजिक स्तर ऊपर हो, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा ऊपर हो। लेकिन आपके पास कुछ है नहीं, तो आखिर आप वहां तक जाएंगे कैसे? हमने अभी टीवी चैनल्स पर दिखाए जाने वाले सीरियल्स, समाचार, सिनेमा की बात की। आप दैनिक जीवन में कहते हैं कि रेल लाइफलाइन है पूरे देश की। रेल में आप जाइए, प्लेटफॉर्मों को आप देखिए, ये जो अमृत काल में जो प्लेटफॉर्मों को जो नया रूप दिया जा रहा है, गाड़ियां जिस तरह से बन रही हैं, धीरे धीरे जनरल कोच खत्म हो गया, एक आध डिब्बा कहीं किसी ट्रेन में लग जाता है, स्लीपर कोच की संख्या घट गई। अब हर कोई वातानुकूलित बोगियों में चलता है, चलने की कोशिश करता है। आप उसे उससे भी ऊपर जाकर के
वंदे भारत टाइप की ट्रेन निकाल रहे हैं जिसका किराया मध्यम वर्ग के भी जेब में नहीं समाता है। तो और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके लिए एक सोने की चेन, एक मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी, चांदी का मंगलसूत्र, तांबे का, पीतल का भी हो तो भी चलेगा, आपका एक तो सस्ता सा मोबाइल हो, उसके लिए वो जान लेने के लिए तत्पर है। एकांत में ले जाकर के आपके वो सब कुछ उतरवा लेंगे और उनकी शिनाख्त न होने पाए इसलिए उसकी हत्या भी कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक विकृति सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हो गई है और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। यह ध्यान जिन लोगों का है वो इस पर चिंतन भी कर रहे हैं तो वो चीजें सामने नहीं आ रही। आज इस देश में अपराध का ग्राफ, चाहे वो लूट, छिनैती, हत्या, चोरी, डकैती, महिलाओं के साथ रेप, छेड़खानी, बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत, आर्थिक भ्रष्टाचार, ये इतनी तेजी से फैल रहा है जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भूख, बेगारी, बेरोजगारी और महंगाई है। आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने बताया कि मेरी जानकारी में कुछ लोग हैं जो कि ई रिक्शा चालक जिन्होंने सुसाइड कर लिया। उस घर में एक बिना पढ़ी लिखी हुई अनपढ़ महिला है, उनकी पत्नी, ऐसे कुछ परिवार में, और छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं जिनका स्कूल जाना बंद हो गया, उनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, आय का साधन खत्म हो चुका। आज परिवार टूट चुके हैं। संयुक्त परिवार से अब हम न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं, इसलिए आपकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मदद करने के लिए अगर कोई तैयार हो भी जाए तो उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हर कोई भूख, महंगाई और बेगारी से जूझ रहा है। शायद यही वजह है, इसी चीज को अपनी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने बहुत करीब से देखा और इसको ही चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। ये एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस देश के लिए बहुत जरूरी हो चला है कि देश के 90% जो आबादी है, जिनके पास, जो रोज गड्ढा खोदते हैं और पानी पीते हैं, उनकी हालत कैसे दुरुस्त होगी, उनकी माली हालत कैसे दुरुस्त होगी, उनका घर परिवार कैसे चलेगा, उनकी खुशियां कैसे उन्हें वापस मिलेंगी, बच्चे, युवा, उन्हें काम कैसे मिलेगा, उनका जीवन कैसे संवरेगा, इस पर गहन विचार विमर्श की जरूरत है,
समाज शास्त्रियों को, मानव शास्त्रियों, मानव विज्ञान के शास्त्रियों को, राजनीति शास्त्रियों को, अपराध शास्त्रियों को इस पर गहन चिंतन करना होगा। और केवल चिंतन ही नहीं, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। चिंतन से निकले हुए निष्कर्षों को सत्ता तक पहुंचाना पड़ेगा और ये दबाव बनाना पड़ेगा कि आपकी ये नीतियां देश हित में नहीं है। देश चंद पूंजीपतियों, अरबपतियों और खरबपतियों को लेकर के विकसित नहीं हो सकता है। देश का विकास तभी होगा, विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल वो तभी होगा जब समग्र राष्ट्र का सम्यक विकास होगा। और उसमें जो गांधी की सोच थी, जो बुद्ध की सोच थी, जो महावीर की सोच थी, जो कबीर जिस पर अपनी बात रखते हैं, रैदास जिसकी बात करते हैं, एक खुशहाल परिवार, खुशहाल समाज और तब खुशहाल राष्ट्र बनाना होगा। वो धर्म की राजनीति से, आडंबर की राजनीति से, हिंदू बचाओ के नारे से आपका देश कभी विकसित राष्ट्र बन ही नहीं सकता है। ये सोच बदलने की जरूरत है। अगर इसी तरह से ई रिक्शा चालक अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने जो कृत्य किया है ई रिक्शा चालक ने, उनको किसी तरह का संरक्षण देने का मेरा प्रयास नहीं है, लेकिन ये हत्या क्यों की उसके पीछे भी जाना पड़ेगा। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी देखना पड़ेगा और वहां से कुछ रास्ते निकालने पड़ेंगे। ऐसे मुफलिसी में जी रहे लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप कुछ कर सकते हो। वो करना चाहते हैं, वो कर भी सकते हैं। उन्हें ये विश्वास कि आप उन गलत रास्तों की ओर न जाएं। आपके लिए कुछ काम है जिस काम से आप इतना कमाई कर सकते हैं कि अपने परिवार को पाल सके, भरण पोषण कर सके। उन्हें भी दीपावली, दशहरा, होली, ईद, बकरीद पर एक नया वस्त्र दे सकें, उन्हें कुछ उपहार दे सकें। अखबार हो या सड़कों पर चलते हुए भारी भारी विज्ञापन हो, जो सपने दिखाए जा रहे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ ऐसा सामर्थ्यवान बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तभी इस देश से वो नफरत, वो घृणा, वो अपराध, इसमें कमी आ सकती है। वो अवसाद से ऊपर निकल सकते हैं। आज इस बात की निहायत कमी है और उस कमी को दूर करने के लिए बुद्धिजीवियों को, समाज सेवियों को, शिक्षित लोगों को, शिक्षकों को, चाहे वो नर्सरी स्कूल के शिक्षक हो या किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हो, कुलपति हो, लेकिन वहां भी इस तरह की एक स्थिति पैदा कर दी गई है कि वहां भी इन चीजों पर सोचने के लिए कोई नहीं है। केवल चुनाव, चुनाव और चुनाव। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, पंचायतों का चुनाव, नगर पंचायतों का चुनाव,
क्या फर्क पड़ता है आम आदमी से? हालात अगर यही रहे तो निश्चित तौर पर वो दिन जल्द आएगा जब अभी चुनाव आयोग लगातार ये कोशिश में है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े, लेकिन वो मतदान का प्रतिशत और घटेगा, घट सकता है, क्योंकि लोकतंत्र और चुनाव से लोग मायूस होते जा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, ये कोई जीत जाए, जीत करके वो करेगा क्या? हमारे लिए तो कुछ करेगा नहीं। वो जीत करके जाएगा तो अपना भरण पोषण करेगा, अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। एक व्यक्ति जो स्कूटर से चलता है, आज वो चुनाव जीत जाएगा तो लग्जरी गाड़ियों में चलेगा। टूटे फूटे मकान में किराए पर रहता है तो उसके कई तो बंगले हो जाएंगे। पूरा शरीर आभूषणों से भर जाएगा। लोग इससे मायूस हो रहे हैं। उनकी मायूसी को खत्म करने की जरूरत है, तभी हम विकसित भी हो जाएंगे और हमारा समाज वास्तव में जब खुशहाल होगा तभी वो परंपराओं का निर्वाह भी करेगा, तभी वो धनतेरस भी मनाएगा, दीपावली भी मनाएगा, होली भी मनाएगा, ईद बकरीद भी मनाएगा और उस जश्न का एक अलग अलग आनंद होगा। आप भी इस पर विचार करें। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो, लेकिन इस पर चिंतन आप भी करें। मैं कुछ जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप समझ सके और उसके लिए कुछ योगदान अपनी तरफ से दे सके तो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक बार फिर से दीपोत्सव मंगलमय हो। आपो दीपो भव, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।